नमस्कार साथियों, मैं प्रभास कुमार अचीवर पर्वता में आपका स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो में भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। यह फिजिक्स का 19वां पाठ है और विविध का कुल मिलाकर चौथा। इसके पहले का 18 वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह चौथा पाठ है और इस पाठ में आप 61वें नंबर सवाल को देखेंगे। सवाल है आपके लिए, तापमान घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध क्या होता है? राइट आंसर होगा घटता जाता है। याद रखिएगा, धातुओं का विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है जबकि तापमान घटने से घटता है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। आइए 62 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, नाभ के विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। राइट आंसर होगा आपका बोरॉन और कैडमियम। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के ईंधन के तौर पर याद रखिएगा, यूरेनियम और प्लूटोनियम क्षणों को डुबा कर रखा जाता है। इसके अलावा इसमें नियंत्रक रॉड के तौर पर बोरॉन और कैडमियम की छड़ रखी रहती है जो नाभ के विखंडन में निकलने वाले न्यूट्रॉनों को सोखती है। तो राइट आंसर होगा आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन ए। आइए 63 नंबर सवाल है कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलने का कारण द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होना है। याद रखिएगा, समीकरण E = mc² के अनुसार द्रव्यमान में कमी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। आइए 64 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है बेहतरीन, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जोसेफ स्पीडन। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और क्ले के मिश्रण को एक भट्ठी में उच्च तापमान पर चलाया जाता है। इसके पश्चात इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बने क्लिंकर को जिप्सम के साथ मिलाकर महीन पीसा जाता है और इस प्रकार जो अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है हम उसे ही पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। जोसेफ स्पीडन पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक थे। इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान में पाई जाने वाली एक शिला के नाम पर इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया था। इंग्लैंड के पोर्टलैंड स्थान में पाई जाने वाली एक शिला के नाम पर इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया था। तो राइट आंसर, आविष्कारक कौन है? जोसेफ स्पीडन। आइए 65 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, वाहनों द्वारा निष्कासित एवं वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी मुख्य नुकसानदेह गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक जहरीली गैस है। ध्यान रखिएगा, रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक जहरीली गैस है। यह प्राकृतिक गैस कोयला या लकड़ी जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। यह होमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सी होमोग्लोबिन नमक यौगिक बनाता है जो विषैला होता है। इसके कारण दम घुटने से आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़िए 66 नंबर सवाल पर आइए। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है ऑप्शन डी, यूरेनियम। राइट होगा, परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त ईंधन यूरेनियम होता है। अगला सवाल है 67 नंबर। जल्दी कीजिए, कम समय में अधिक प्रश्नों को कीजिए। ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूक्लिड प्राचीन यूनान के गणितज्ञ थे। इन्हें ही ज्यामिति का पिता या जनक कहा जाता है। एलिमेंट्स गणित के इतिहास में इसकी सफलतम पुस्तक है। आइए बढ़िए 68 नंबर सवाल पर आइए। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग प्रक्षेपास्त्र है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अग्नि।
अग्नि भारत के एकीकृत निर्देशित क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत विकसित नाभ के सक्षम मध्यवर्ती रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। राइट आंसर होगा अग्नि। आइए 69 नंबर सवाल पर आइए। नाभ के रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नाभ के रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी, विमंदक के रूप में। मंदक न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देता है। भारी जल अर्थात DTO, भारी जल अर्थात D2O, ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इसमें भारी जल को सर्वोत्तक मंदक कहा गया है। तो नाभ के रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। आइए 70 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा नियामक। नियामक ऑप्शन सी। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, भारी जल का सूत्र होता है D2O, D2O। आइए 71 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है आपसे अगला 72 नंबर, रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। गाइगर मूलर काउंटर विधि द्वारा रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है। यह एक प्रकार का गन डिटेक्टर होता है जिसके द्वारा विकिरण का आयनित होना मापा जाता है। इसके द्वारा परमाणु विकिरण अर्थात अल्फा बीटा गामा किरण के उत्सर्जन का भी पता लगाया जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी को मापा जाता है गाइगर मूलर काउंटर द्वारा। आइए 73 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, कोयले के किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभियोग्य अवशेष पाए जाते हैं? ऑप्शन सी, पीट। पीट किस्म के कोयले में मूल पादप द्रव्य के अभियोग्य अवशेष पाए जाते हैं, जबकि एंथ्रासाइड कोक सबसे शुद्ध कोयला होता है। लिग्नानाइट कोयला अधिकतर, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में पाया जाता है। लिग्नानाइट अधिकतम तमिलनाडु में पाया जाता है और एंथ्रासाइड सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। सवाल यहाँ पर था, कोयले के किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभियोग्य अवशेष पाए जाते हैं? तो पीट राइट आंसर होगा। आइए 74 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो कहने की बात नहीं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। राइट आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को ही भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। आइए 75 नंबर सवाल पर आइए। अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? राइट आंसर होगा दीर्घ परास मिसाइल के द्वारा। दीर्घ परास मिसाइल के द्वारा अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह भारत की दीर्घ परास मिसाइल है और इसका पहला परीक्षण जो किया गया था 22 मई 1889 को उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित चांदीपुर के अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया, जो सफल रहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दीर्घ परास मिसाइल। बढ़िए 76 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था, यानी परीक्षण किया था परमाणु बम का? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 5 देशों ने। ध्यान रखिएगा, भारत से पहले 5 देशों ने, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा ब्रिटेन ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। कौन कौन? अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा ब्रिटेन ने परमाणु बम का क्या किया था? विस्फोट किया था। आइए 77 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के लिए फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीसा यानी लेड। लेड परमाणु क्रमांक 82 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले नाभिक हमेशा अस्थायी होते हैं। अतः यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप रेड ही बनता है। लेड यानी सीसा ही बनता है, लेड। आइए 78 नंबर सवाल पर आइए। अति लघु समय अंतरालों उनके सही मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? राइट आंसर होगा परमाणु घड़ियों।
परमाणु घड़ियां। परमाणु घड़ियों का प्रयोग अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आइए अगला है 79 नंबर सवाल। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? बेहतरीन सवाल है, सभी जानते होंगे। राइट आंसर होगा ई बराबर mc स्क्वायर। ऑप्शन बी राइट आंसर। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को ई बराबर mc स्क्वायर समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां ई बराबर ऊर्जा होता है, m बराबर द्रव्यमान और c बराबर होता है प्रकाश की चाल। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर होगा आपका यहां पर ऑप्शन बी ई बराबर mc स्क्वायर। आइए आखिरी सवाल पर चलें, और इससे पहले विनम्र अनुरोध, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है और आप इस तरह के वीडियो को चाहते हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर लें। सपोर्ट करने के लिए लाइक करते हुए शेयर करें। आइए 80 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में किस तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 35। ध्यान दीजिएगा, परमाणु संहति या परमाणु भार बराबर होता है। परमाणु भार बराबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 17 और 18 मिलके 35 होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 35। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। जय हिंद।